उसके और उसका उत्तर फिर अत्रेय जी दे रहे हैं। इस पद्धति से अभी हमें श्लोक क्रमांक 3 से 5 तक जब पढ़ेंगे तो उनमें जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को लिख के रखना है और उनके उत्तर क्रमशः आपको मिलते हैं कि नहीं वो देखना है। पढ़ो। कृतक्षणं शैलवरस्य रम्ये स्थितं धनेशायतनस्य पार्श्वे महर्षिसङ्गैः वृतमग्निवेशः पुनर्वसु प्राञ्जलिः अनुपृच्छतः हम्म। अब यहाँ पर अस्ति हि बस बस इस पूरे सूत्र में क्रियापद है अन्वपृच्छत। अनु ये उपसर्ग है और अपृच्छत ये क्रियापद है। पृच्छ धातु है, उसका ये भूतकाल है। अन्वपृच्छत, अग्निवेश ने पूछा। अन्वपृच्छत ये क्रियापद है। क्रियापद वाक्य में प्रायः एक ही होता है, तो पहले उसको निकालना। पृच्छत ये क्रियापद है। अब किसने पूछा, वो करता है, वो है अग्निवेश। अग्निवेश अन्वपृच्छत। अग्निवेश ये प्रथम पुरुष होने के कारण क्रियापद भी प्रथम पुरुष में है, जिसको मराठी में हम तृतीय पुरुष कहते हैं। अग्निवेश तृतीय पुरुष है, इसलिए क्रियापद भी तृतीय पुरुष का है। भूतकालवाचक तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए अग्निवेश अन्वपृच्छत। अब किसको पूछा, पुनर्वसु पुनर्वसुम। पुनर्वसु ये करता है, ये कर्म है, उसकी द्वितीय। अग्निवेश पुनर्वसुम अपृच्छत ये वाक्य हो गया, एक वाक्य हो गया। अब कहाँ पूछा, अधिकरण, तो उसकी सप्तमी करेंगे। अधिकरण क्या है, रम्ये पार्श्वे। रम्य यानी आल्हाददायक, पार्श्व माने समीपस्थ जगह। किसके समीपस्थ जगह, शैलवरस्य। शैलवर यानी पर्वतों का, पर्वतों में श्रेष्ठ यानी हिमालय। और हिमालय में भी कहाँ पर, धनेशायतन यानी कुबेर की जहाँ वस्ती थी वहां पर। अब हिमालय कुबेर कुबेरायतन पार्श्वे। शैलवर पार्श्वे, शैलवर में भी कहाँ पर, तो कुबेर के अस्तित्व जहाँ है, निवास जहाँ है उसके पास में, उसके पार्श्व में, पार्श्वे रम्ये स्थितम। स्थितम पुनर्वसुम, ये पुनर्वसु का विशेषण है। शैलवर से पार्श्वे स्थितम पुनर्वसुम अपृच्छत। अब ये पुनर्वसु महर्षि कैसे हैं, महर्षि संगई ही वृतः, अनेक महर्षियों के साथ बैठे हुए हैं। महर्षि बीच में बैठे हैं, आसपास में उनके अन्य महर्षि बैठे हैं। और ऐसे पुनर्वसु को हाथ जोड़कर प्रांजलि करके, हाथ जोड़कर अग्निवेश ने पूछा, अपृच्छत। अब कृतक्षणम पुनर्वसुम, कृतक्षणम पुनर्वसुम ये कृतक्षण ये पुनर्वसु का विशेषण है, द्वितीय एक वचन।
पुनर्वसु कृतक्षण, शांत बैठे हुए, निवांत है, सब काम हो गया है, यज्ञशाला हो गई, पढ़ाना हो गया है, भोजन हो गया है, अभी समय है, शांत बैठे। उस समय कृतक्षणम पुनर्वसुम अग्निवेशः अपृच्छत्। क्या पूछा? अब आगे शुरू होता है, पढ़ो। ठीक है, बस्ती ही। इस प्रकार बताना ठीक है, या बिल्कुल। ये नहीं, ये नहीं बताऊं? बिल्कुल बराबर है गुरु। चलो। बस्ती ही नरेभ्यः किम अपेक्ष्य दत्तः बस एक ही लाइन स्यात् काफी। सिद्धिमान। एक ही लाइन पढ़ो, ठीक। एक लाइन पहले ही। किम अपेक्ष, ये शब्द समझना है। बस्ती ही नरेभ्यः किम अपेक्ष दत्तः। बस्ती ही किम अपेक्ष दत्तः, बस्ती किस अपेक्षा से दी जाती है। दत्त दा धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। दी हुई, किस अपेक्षा से दी हुई बस्ती? सिद्धिमान शात, सिद्धिमान शात, या शात ये क्रियापद है। सिद्धिमान ये बस्ती का विशेषण है। किम अपेक्ष दत्तः बस्ती सिद्धिमान शात। अब सिद्धिमान का अर्थ है सिद्धि, ये सिद्ध धातु का ये बना है, तद्धित बना है, उसको मान ये लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना है, इसको कृदंत कहते हैं। सिद्धिमान शात फलदायी होती है। क्या? कौन सी अपेक्षा रखकर दिया हुआ बस्ती सिद्धिमान होता है? अब यहाँ पर अपेक्ष शब्द है, अपोप धातु है, इक ईक्षय धातु, अपय उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, और ईक्ष को, ईक्ष धातु को अपय उपसर्ग लगने के कारण इसका ये त्वांत के स्थान पर लबंत बना है, जोड़ने वाला। दो वाक्य दिया, यानी ये करके क्या सोचकर दिया हुआ वस्तु सिद्धिमान होता है। तो क्या सोचकर के लिए किम अपेक्ष शब्द है, क्या देखकर, क्या विचार करते हुए दिया हुआ वस्तु सिद्धिमान होता है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पढ़ो। किम अयमस्य नेत्रम। हम्म। किम मय, किम मय, ये किम मय शब्द है। अर्थ बताता हूँ उसका। किम मयस्य, किम मयम अस्य। किम मयम ये अलग शब्द है, अस्य ये सर्वनाम है। नेत्रम ये कर्म है। नेत्रम किम मय। अब मय शब्द का अर्थ समझने के लिए कुछ उदाहरण देता हूँ। मृण्मय, माटी से बना हुआ। सुवर्णमय,
सुवर्ण से व्याप्त, किममय किस धातु से बना है, किस वस्तु से बना है। किममयस्य अस्य नेत्रम, बस्ती का नेत्र, यानी नेत्र उसको कहते हैं जिसके द्वारा बस्ती द्रव्य पुटक में से पक्वाशय में फेंका जाता है, तो उसको नेत्र कहते हैं। बस्ती के तीन भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, बस्ती पुटक और बस्ती नेत्र। पुटक में बस्ती भरा जाता है और पुटक को नेत्र बांधा जाता है, जोड़ा जाता है, और पुटक में से नेत्र के द्वारा बस्ती पक्वाशय में दी जाती है, उसको नेत्र कहते हैं। तो ये नेत्र किममय है, ये नेत्र किससे युक्त है, किस धातु का बना हुआ है। किममय अस्य नेत्रम, अस्य इति बस्ते है, अस्य अस्मत् का षष्ठी एक वचन है, अस्य अयोः एषाम। तो बस्ती का नेत्र किस किस धातु से बना हुआ होता है, किस भाव से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न क्या है। किम दृक् प्रमाण आकृतिम। अब किदृक प्रमाण, बस्ती नेत्र जो है उसका प्रमाण क्या है। प्रमाण में अनेक चीजें आती है, लंबाई, चौड़ाई, और उसके दो छोर होते हैं, इसका परि, लंबाई कितनी होना, उसका अग्र का परिणाम क्या होना, और उसके मूल का परिणाम क्या होना। बस्ती नेत्र के एक छोर होता है, अंतिम छोर, उसको अग्र कहते हैं, जो गुदा में प्रविष्ट होता है, और जो भाग बस्ती पुटों को बांधा जाता है उसको मूल कहते हैं। तो इस मूल का परिणाम कितना हो, इसके छिद्र का मान कितना हो, और इसके अग्र का मान कितना हो, अग्र में भी छिद्र होता है, उसका मान कितना हो, यानी मूल में मूल का परिणाम कितना हो, परिणाम में से भी उसका छिद्र कितना बड़ा हो, और अग्रभाग का परिणाम कितना हो, और उसका छिद्र कितना बड़ा हो, और उसका आकृति कैसी हो। इस ये समझने के लिए कि दृक् प्रमाणम आकृति च, आकृति कैसी हो। आकृति में जैसे मैंने कहा, इसका जो अग्रभाग होता है इसकी भी आकृति होती है। ये गुलिका मुख होता है, गुलिका यानी श्लक्ष्ण गोल, श्लक्ष्ण यानी चिकना, और वो राउंड होता है, राउंडेड होता है, गोलाकार होता है। श्लक्ष्ण इसलिए होता है कि प्रवेश, उसका गुदा प्रवेश आराम से हो, उससे व्रण न हो जाए, इसलिए श्लक्ष्ण और गोलिका मुख हो। और आकृति में इसके मूल भाग में नेत्र को और पुटक को संलग्न करने के लिए दो कर्णिकाएं होती है, कर्णिका वलय को कहते हैं, दो वलय होते हैं, दो वलयों के बीच पुटक को, पुटक का मुख रखा जाता है और उससे बांधा जाता है। इसलिए आकृति कैसी हो, यह प्रश्न उसने पूछा है। किम आकृति, किंग गुण। अब बस्ती नेत्र के गुण क्या होने चाहिए। लक्षण हो, रुजु हो, रुजु यानी सीधा, और लक्षण हो। आगे
केभ्यः अगला प्रश्न च पूछिए। किं योनिगुणः च बस्तिः। अब तीसरा प्रश्न बस्ती के बारे में है। बस्ती यानी बस्ती पुटक, जिसमें द्रव्य डाला जाता है और नेत्र को बांधा जाता है, उसको पुटक कहते हैं। बस्ती ही केभ्यः, केभ्यः पंचमी है। किससे बनाई जाती है? पुटक के लिए कौन सा द्रव्य प्रयोग में लाया जाता है? केभ्यः केन काभ्याम कैः, केभ्यः चतुर्थ पंचमी है, बराबर पंचमी है। केभ्यः और जिससे बनाया जाता है, उस द्रव्य के गुण क्या हो। और किम योनि गुणश्च, योनि यानी बस्ती पुटक के गुण क्या होने चाहिए, उस बस्ती पुटक को योनि कहते हैं। जिससे बस्ती दिया जाता है उसको योनि कहते हैं। तो बस्ती किससे बनती है और उसके गुण क्या है? बस्ती केभ्यः किम योनि गुणश्च, क्रियापद इसका वाक्य शेष है। वाक्य शेष यानी शेष रखा है, वो आपको लगाना है। केभ्यः क्रियते, किं गुणः अपेक्षते, इस प्रकार आपको किं गुणः अस्ति, ऐसी क्रिया पर आपको रखना है। आगे। नीरुः कल्पः प्रणिधान मात्रा हाँ, स्नेहस्य का वा बस शयन बस बस विधिः। बस 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 बस। निरूह कल्प किसको कहते हैं? निरूह कल्प की कल्पना क्या है आपकी? यह क्या पानी होता है, या क्वाथ होता है, या और कोई उसमें मिला जाता है? तो ये कल्प यानी योजनाकृत द्रव्य को कल्प कहते हैं। तो निरूह कल्प के क्या होता है? अब इसके बाद प्रणिधान मात्रा, अब यहाँ पर प्रणिधान शब्द का अर्थ है बस्ती प्रत्यक्ष रूप में दिया जाना। प्रणिधान, प्रणि उपसर्ग है और धा धातु से धान ये सिद्ध हुआ तद्धित है, नाम है। देने की पद्धति को प्रणिधान कहते हैं, मात्रा वगैरह को प्रणिधान कहते हैं। तो प्रणिधान, प्रणिधान की मात्रा क्या है, वस्तु देने की मात्रा क्या है? आगे। स्नेहस्य का वा शयन विधिः कः। शयन, शयनस्य स्नेहस्य का मात्रा, वस्तु में स्नेह की मात्रा कितनी होनी चाहिए? का मात्रा, का के काहा, मात्रा स्त्रीलिंगी है, इसलिए का हाँ। के काहा, तो ये स्त्रीलिंगी बना है, सर्वनाम है, प्रश्नार्थक हम्म, सर्वनाम है। का के काहा। हम्म, शयने विधि कहा, शयने सप्तमी है, अधिकरण। वस्तु देने के लिए सोना पड़ता है, तो उसका विधि क्या है? कहा। शयनस्य विधि कहा, कहा ये पुल्लिंग की सर्वनाम है, प्रश्नार्थक। विधि कहा।
अगला प्रश्न। के बस्तयः केषु हिता। इति। इति इति। इदं इदम इदम। श्रुत्योत्तरम्। बस। अगला अंतिम प्रश्न है। केषु हिताः के बस्तयः। केषु सप्तमी, प्रश्नार्थक सप्तमी किसको। केषु हिताः, हित यानी हितकारक है, अनुकूल है। इस पे धा धातु है, धा का ये पास्ट पार्टिसिपल था हिता। और केशु हिता के साथ एक प्रश्न और है, किस अवस्था में कौन सा बस्ती किसको हितकर है। के बस्तया केशु हिता, कौन सी बस्ती किस अवस्था में देनी है, यानी वातज में कौन सी देनी है, पित्तज में कौन सी देनी है, और कफज में कौन सी देनी है। हिता इति, इतने प्रश्न अग्निवेश ने पूछे। अब इसके बाद इति के बाद एक शब्द है इदम। इदम श्रुत्वा, ये प्रश्न सुनकर, अत्रेय जी ने प्रश्न सुने और सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु है उसका त्वांत है, श्रुत्वा प्राह, प्र अधिक आह, प्र उपसर्ग है, आह धातु है, बोलना। प्राह, उत्तरम प्राह, प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्नोत्तरम प्राह वचो महर्षि, उत्तर कैसे दिया, बोलकर दिया, कृति करके नहीं बताया, बोलकर बताया। वचो महर्षि, प्राह वचो महर्षि, महर्षि ने वचन शब्दों के द्वारा ये बताया। अब इसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं महर्षि। अब पहला प्रश्न क्या था, आपने लिखा है, बोलो। हाँ। बस्ती हम्म, ही नरेभ्यः किम अपेक्ष्य दतः क्या अपेक्षा स्यात् थी, सिद्धिमान। और वो किस अपेक्षा से दिया हुआ वस्तु वस्तु सिद्ध होता है। इसका उत्तर दे रहे हैं। श्लोक नंबर 6। पढ़ो। समीक्ष्य दोष औषध देश काल सात्म्य अग्नि सत्वादि वयोबलानि बस्तिः प्रयुक्तः नियतं गुणाय स्यात् सर्वकर्माणि गुणायस। च हम्म, सिद्धिं सिद्धमन्ति। सिद्धिमंती। सिद्धिमन्ति। हाँ। अब यहाँ पर जो प्रश्न था, सिद्धिमानशात किम अपेक्षा रखता है, सिद्धिमानशात किन किन बातों का विचार करते हुए अपेक्षित भाव कितने हैं, चर्चा चिंतन किन किन बातों का करना चाहिए, ऐसा प्रश्न था जिसका विचार, इतना विचार करने के बाद बस्ती प्रायः सिद्धिमान होती है। इसके उत्तर में बता रहे हैं। पहला शब्द है समीक्ष, सम अधिक ईक्ष, लेबंत है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला है। देख कर दिया हुआ बस्ती सिद्धिमान बनता है, क्या देखकर, इसके पहले आएगा।
क्या देखना है? दोष, दोषम समीक्ष, औषधम समीक्ष, देशम समीक्ष, कालम समीक्ष, सात्म्यम समीक्ष, अग्निम समीक्ष, सत्वादि बलम समीक्ष, सत्व सार प्रकृति व्यायाम, ये सब बल दशविध जो परीक्षा है, अष्टविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा, वो सब देख कर, यानी बलानी समीक्ष, दोष बलम समीक्ष, औषध बलम समीक्ष, काल बलम समीक्ष, सात्म बलम समीक्ष, अग्निबलम समीक्ष, सत्वादि बलम च समीक्ष, प्रयुक्त, प्रयुक्त, ये बस्ती का विशेषण है। इतना देखकर दिया हुआ, यानी प्रयुक्त, पर उपसर्ग है, योज धातु है, उसका युक्त, ये पास्ट पार्टिसिपल है, दिया हुआ, गिवन, इस अर्थ में। इस प्रकार इतना सब देखकर, इतना विचार करते हुए दिया हुआ बस्ती, अब वाक्य का समारोप कर रहे हैं। नियतम गुणायश्चात्, यानी सिद्धिमान होता है। सिद्धिमान का अर्थ है उस बस्ती के जो गुण है, उस बस्ती के जो फल है, वो प्राप्त होता है। गुणायश्चात् चतुर्थी है, इन गुणों को प्रदान करता है। इतना समीक्षा करके यदि आप बस्ती देते हो आप, तो ये बस्ती आपको अपेक्षित लाभ देती है। नियतम गुणायश्चात्, इन सभी का विचार करते हुए योजना की हुई बस्ती, यानी नियतम, नियतम ये बस्ती का विशेषण है। इन गुणों का विचार करते हुए दी हुई बस्ती, नियतम बस्ती गुणायश्चात्, कि वो अपेक्षित फल देती है। अब ये हुआ अधिकरण के आधार पर दिया हुआ उत्तर। अधिकरण क्या है? बस्ती सूत्री है, बस्ती की सिद्धि। अब यहाँ पर ग्रंथकर्ता अतिदेश तंत्र युक्ति लगाते हैं स्वयं, और वाक्य लिखते हैं कि ये हमने बस्ती के लिए बताया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये केवल बस्ती के लिए है। क्या लिखते हैं आगे? सर्व कर्माणि सिद्धिमंती, सर्व कर्माणि सिद्धिमंती भवंती। इस प्रकार यदि आप सब चीज देखकर, दोष बल, औषध बल, देश बल, काल बल, सात्म्य बल, अग्नि बल, सत्वादि बल, दशविध परीक्षा, रोग बल, ये सब देखकर योजना के करते करते हुए दी हुई बस्ती, योजित बस्ती गुणायस्यात्, उसी प्रकार इन सब का विचार करते हुए अन्य कर्म भी सिद्धिमंती भवन्ति। अन्य कर्माणि सिद्धिमंती भवन्ति। कर्माणि, कर्म कर्मणि, कर्माणि, यह नपुंसकलिंगी है। कर्म शब्द कर्मण शब्द है। कर्म कर्मणि कर्माणि। अब यहाँ सिद्धिमंती, ये सिद्धिमत शब्द है, इसका नपुंसकलिंगी चला है। सिद्धिमंती, ये भी वकाधावी है। सिद्धिमान, सिद्धिमंती, तो सिद्धिमान शब्द नपुंसक लिंग में चलेगा, तो सिद्धिमंती के समान चलेगा। तो इस प्रकार अन्य कर्म भी इन सब का बल देखकर योजनाकृत बस्ती, योजनाकृत वमन,
इन सबको देखकर योजनाकृत विरेचन, इन सबको देखकर योजनाकृत वमन विरेचन आप देते हैं तो वो सिद्धिमान भवती, तो वो अपेक्षित फल आपको देता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। यानी प्रत्येक कर्म के साथ, कर्म के समय आपको इतनी परीक्षाएं करनी ही है। कौन सी? दोष बल क्या है, दोष कौन सा है, उसका बल कितना है, और उस बल के लिए औषध कौन सा उपयोग में जाना चाहिए बल के आधार पर। उसी प्रकार देश का बल क्या है, अनुप है, जांगल है, इसका विचार करके द्रव्य का चयन करना है। काल कौन सा है, आप किस काल में दे रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, वसंत है, तो द्रव्य कौन सा होना चाहिए। रस वही, गुण वही, लेकिन न्यूनाधिक होगा। साथ में गुणों के विपरीत हो, और गुणों के विपरीत होते भी उसका बल कितना हो, कार्यकारी हो। जिसको जैसे आपको उष्ण के विपरीत शीत देना है, शीत सात्म्य है, उस सात्म्य का बल क्या है। बहुत दाव हुआ, दाव हो रहा है, और आप छोटा सा कुछ ठंडा पानी लगा रहे हो, नहीं, वहां कमल के पत्ते लगा के रखना चाहिए, वहां बर्फ का पानी देना चाहिए। साथ में भी बलवान हो। इस प्रकार आपको सबका बल देख के प्रत्येक कर्म करना है। वमन, विरेचन, बस्ती, अनुवासन, निरूह, शिरो शिरो विरेचन आदि जो भी कर्म आप करते हैं, रक्त मोक्षण, ये सब ये देख कर करना है। यहाँ तक दूसरा दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। हम्म। आगे तो अगला। श्लोक नंबर 7। सुवर्ण रूप्य त्रपु ताम्र इति कांस्य अस्ति शस्त्र द्रुम वेणु दन्तेहि नलेहि विषाणेहि मणिभिः च तेहि नेत्राणि कार्याणि सूत्री कर्णिकानि। हम्म। अब अगला प्रश्न था किम मयानी नेत्राणी, नेत्र कैसे हो, किम मय, किस धातु से, किस भाव से, किस पदार्थ से बने हो। पहला है सुवर्णमय, रूप, रौप्य, रूप से बना हुआ। त्रपु, त्रपु यानी पितल। त्रपु, ताम्र, रीति यानी काश्य, हाँ, रीति यानी क्या बोलते हैं, नाग, और काश्य, अस्थि। देखो, लंबे जो नलिका अस्थि होते हैं, उनसे भी बनाने की प्रक्रिया उनके पास थी। अपने पैर में नलिका अस्थि होती है, हाथ में होती है, उनको संस्कार करके लक्षण बनाकर, गुड़िका मुख बनाकर नेत्र बनाने की पद्धति उनके पास थी, इसलिए अस्थि। अब इसके बाद यहाँ शस्त्र शब्द है। ये शब्द कुछ गलत सा है। शस्त्र का उपयोग पस्ती में नहीं किया था, नेत्र बनाने में नहीं किया था, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, और उसके लिए उन्होंने एक क्रमांक के पास अस्थि ध्रुव, अस्थि के बाद सीधा ध्रुव लिया है, शस्त्र शब्द निकाल दिया है। टीका में देखो नीचे, नीचे एक एक नंबर लिखकर अंतिम छोर में, पृष्ठ के अंतिम छोर में, काश्य अय अस्थि अयस अयस अस्थि
द्रुम वेणु दंत ही, ऐसे किया है। तो शस्त्र ये गलत आया है। तो ध्रुव पेड़, जैसे एरंड के शाखा है, उसको ये होता है, नली होती है, अंदर से अंतरिक्ष होता है। वैसे ध्रुव में वंशी, जिसको बांस कहते हैं, उसमें भी नेत्र बना सकते हो। दंत, हस्ती दंत, हस्ती के दांत, या अन्य किसी प्राणी के बड़े बड़े दांत हो तो उससे भी बना सकते हैं। नल ही, नाल, जैसे कमल की नाल होती है, उनसे भी बना सकते हो। विषाण, श्रृंग से बना सकते हो। मणि, मणि नाम का कोई पत्थर है जो लक्षण बन सकता है, जिसको हम उससे ये बना सकते हैं। तो आदिभिष्ट, मणिभिष्ट, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हो। आजकल प्लास्टिक मिलता है, तो प्लास्टिक का बना, केरल में जो बनाते हैं वो कोई एबोनाइट नाम का धातु है, उससे बनाते हैं, वो लक्षण होता है, काले रंग का होता है। तो इनमें से कोई भी, इससे आप तयस्तई नेत्राणि कार्याणि, नेत्राणि कार्याणि, नेत्राणि नपुंसकलिंगी शब्द है, और उसका ये बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन। कार्याणि ये उसका विशेषण है, कार्याणि। अब इसके बाद आकृति कैसी हो, तो वो लिखते हैं सुत्रिकर्णिकानि, उसको तीन करने का हो, दो ऊपर और एक नीचे, अग्रभाग में एक हो, कि जिससे ये पता पड़े कि कितना हिस्सा बुध प्रवेश करना है, उतना हिस्सा बुध प्रवेश करना है, वहां एक कर्णिका हो। और कर्णिका ये उसको बुध में बस्ती नेत्र को स्थिर करती है, और दो कर्णिका ऊपर है जो बस्ती पुटक को वहां बांध के रखे स्थिर करता है। इसलिए अब इसमें एक और शब्द मैंने बताया था, गुलिका मुखाने शुहु, इसका अग्र ये गुली के जैसा लक्षण हो। आगे का मात्रा, षड द्वादश अष्ट अंगुल समितानि षड्विंशति द्वादश वर्षजानां स्युः मूंग करकंदु सतीन वाही छिद्राणि अपि हितानि च। अब उसकी आकृति बता रहे हैं। तो षड द्वादश अष्टादश अंगुल, 6 अंगुल, 12 अंगुल और 18 अंगुल इसकी लंबाई होनी चाहिए। अब 6 अंगुल बच्चों के लिए, 12 अंगुल 12 साल तक, और 18 अंगुल उसके बाद 60 तक, 60 तक, उसके बाद फिर 12 अंगुल पहना आना चाहिए। इस प्रकार अब इसकी आयु की मर्यादा बता रहे हैं अगली पंक्ति में, पढ़ो। हेलो। हाँ, आगे पढ़ो। जी गुरु जी। हाँ। यथो यथा वय अंगुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां मूलाग्रयोः स्युः परिणावन्ति नहीं नहीं, ऊपर परिणाहवन्ति। नहीं, दूसरी पंक्ति, षड्विंशति, षड्विंशति द्वादश वर्षजानां, 8वां श्लोक, स्युः। दूसरी 8वां हाँ। श्लोक।
दूसरी षट् पंक्ति। विंशति, हाँ, षट् विंशति द्वादश वर्षजानां हम्म। बस बस शिव। बस बस बस। अब इसकी टीका पढ़ेंगे। टीका में पहली पंक्ति तत्र से पढ़ो। तत्र। हाँ, तत्र हम्म। षण्ड अंगुलम एक वर्षात हम्म। प्रभृति यावत् षड्वर्ष। 6 साल तक 6 अंगुल होना चाहिए। 1 वर्ष का बालक से लेकर दो एक एक वर्ष से प्रभृति षड 6 साल तक। 6 साल तक। षड अंगुल 1 वर्षात होती यावत 6 वर्षम। 6 साल तक 1 अंगुल होना चाहिए। उसके बाद 6 वर्ष के बाद द्वादश वर्षस्य अष्टांगुल अष्टदंगुल नेत्रम भवति। हाँ, 12 वर्ष पर्यंत अष्टांगुल नेत्रम भवति। 12 साल तक अष्टांगुल। 6 से लेकर 12 साल तक अष्टांगुल। 6 वर्ष। आगे। विंशति वर्षस्य द्वादशांगुलम नेत्रम भवति। हाँ। अब 12 वर्षस्य अष्टांगुलम भवति। यानी 6 से लेकर 12 तक ये होती है। और 12 के बाद विंशति वर्षस्य 12 अंगुलम। हाँ। विंशतिवर्षस्य षड्वर्ष 12 वर्ष पश्चात प्रभृति यावत षड्वर्षम। 6 7 से लेकर 12 तक। ठीक है। हाँ। और फिर 12 से 12 से लेकर 20 तक। 20 तक ये 12 अंगुल होना चाहिए। इस प्रकार इसकी लंबाई होनी चाहिए। आगे पढ़ो। शु करकंदु। हम्म। स्युः मूंग कर्ग करकंदु शतीन वाहित छिद्राणि हम्म। वर्त्या अपि हितानि च एव। हम्म। अब ये बस्ती नेत्र का अग्रभाग जो है, यानी जो जो गोदाम में प्रविष्ट होता है, वो मुद्ग, करकुंद और सतीन वाही। 1 साल के लिए मूंग के समान। 6 साल तक, 6 साल के बाद 12 साल तक मुद्ग के समान। और उसके बाद करकुंदो यानी बेर, छोटा बेर। अम, हाँ, बुधवार विंशति के बाद करकुंद। और उसके बाद सतीन। सतीन यानी कलाय, यानी वाटाणा। इस प्रकार उसके अग्र होने चाहिए। अग्र का छिद्र होना चाहिए। छिद्राणी। अब ये छिद्र कैसा होना चाहिए? अंतिम शब्द पढ़ो। वर्त्या। पढ़ो। छिद्राणी। छिद्राणि वर्त्या अपि हितानि च एव। हम्म। अब ये यथा। 1 मिनट बस। कि छिद्र जो है, अपने नेत्र तो बनाया, उस क्षेत्र में कोई मिट्टी, कचरा, कीड़ा कोई जाके घर न बनाए, आश्रय न करे। इसलिए वर्ती से पिहित करना चाहिए, करके रखना चाहिए। और जब बस्ती देना है तो उसको निकालना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। इस प्रकार वर्त्या अपिहिता आनी चाहिए वो, यानी उसका विधान, उसको निकाल देना है। यानी इसका मतलब, जब तक आप प्रयोग नहीं करते तब तक उसमें उसमें विधान डाल के रखना है, वर्ती डाल के रखना है, ताकि कचरा कूड़ा उसमें न जाए। तो यथा वयो अंगुष्ठ कनिष्ठिकाभ्याम
अब ये यथा वय अंगुष्ठ कनिष्ठिकाभ्याम मूलाग्रयोः स्युः परिणाहवन्ति। इनका परिणाम परिणाह कैसे हो? तो मूल और अग्र का, मूल का अंगुष्ठ मात्र हो और अग्र कनिष्ठिका के समान हो, यानी उसका बाह्य आकार अंगुष्ठ मात्र हो। अब ये अंगुष्ठ मात्र वय के अनुसार जिसको दे रहे उसके अंगुष्ठ के अनुसार, यानी आप बड़े व्यक्ति को दे रहे तो उसका अंगूठा और उसके कनिनिका मूलों अंगुष्ठ के समान और अग्र कनिनिका रखेंगे, कनिनिका के समान यानी छोटी अंगुली के समान उसका बाह्य परिणाम हो। इस प्रकार कनिष्ठिकाभ्याम परिणाम बनती। आगे पढ़ो। ऋजुनी गोपुच्छ समाकृतिनी ये सीधे होने चाहिए, सलक्षणानि। सीधे होने चाहिए। और गोपुच्छाकृति समाकृति ने, गोपुच्छाकृति का अर्थ है गोपुच्छ जैसे यव के समान होता है, शुरू में छोटा, बीच में बड़ा, फिर छोटा, ऐसे थोड़ा सा किंचित, बीच में थोड़ा सा मोटा और फिर छोटा, या तो ऊपर से नीचे 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 जाने वाला, ऐसे ये होना चाहिए गोपुच्छाकृति में। और इसके बाद का सूत्र है लक्षणानि, चिकने होने चाहिए। और शुहु क्रियापद है, अशु धातु का शुहु ये विध्यर्थ है, बहुवचन है, तृतीय पुरुष बहुवचन है। शुहु मूलाग्रयो हो रुजुनि गोपुच्छ समाकृतिनि शुहु और गुड़िका मुखानि शुहु, यानी गोल और श्लक्ष्ण होना चाहिए अग्र। अब इसके बाद पढ़ो। स्यात् कर्णिकेक अग्र चतुर्थ भागे हम्म मूलाश्रिते वस्ति निबंधने द्वे। हाँ, और शात ये क्रियापद है, अशु धातु का विध्यर्थ है। अग्र चतुर्थ करने का शात, अग्र चतुर्थ भागे, अग्र यानी जहां से वस्ती दिया जाता है, यानी गोदाम में प्रविष्ट होता है, वो जो भाग है उसका, यानी पूर्ण बस्ती का बस्ती नेत्र के आप चार भाग करिए तो चौथा भाग जो आता है छोर, अंतिम छोर, समान चार भाग करिए तो चतुर्थ भाग में एक करने का होनी चाहिए। और दूसरा मूलाश्रित, मूल में दो बात करने का होनी चाहिए। वो किस लिए होनी चाहिए? बस्ती निबंधन है, ये बस्ती निबंधन के काम आते हैं, इसलिए बस्ती निबंधन है द्वे। इस प्रकार दो कर्णिका होनी चाहिए। पढ़ो आगे। श्लोक नंबर 10। हम्म पढ़ो। जाराद्भवः माहिष हारिणो वा स्यात् शोकरोः बस्तिः अजस्य वापि। बस, अब पहला शब्द है जारद गव, जारद गवह। यहाँ गवह शब्द गौवंश के लिए है, बैल और गाय दोनों के लिए। जारद का शब्द है जिनको जरा ने व्याप्त किया है, जारद गौ, जो वंश गोवंश बूढ़ा हुआ है। जारद गवो वृद्ध गो भव, महिष अथवा महिषिका, ये बड़े के लिए। अब तीसरा हरिण हुआ, हरिण, हरिणोद्भव हरिण, महिषोद्भव महिष,
गो भव, गव, ये सब तद्धित है। तो हारिणौ, हारिण, हरिणोद्भव हरिणः। उसके बाद शात ये क्रियापद है। शात असु धातु का विद्यर्थ तृतीय पुरुष बहुवचन। शुकोरोद्भव शौकरः, सुअर की बस्ती, शौकरः। उसके बाद बस्ती अयस्य वापी, अजा की, यानी बकरी, बकरा बकरी दोनों की, वापी। इतने पर्याय आपको दिए हैं। अब इस पर्यायों के अतिरिक्त एक पर्याय और भी दिया है, पढ़ो। दृढ़ः तनुः नष्टशिराः विगन्धः कषायरक्तः सुमृदुः सुशुद्धः नृणां वयोः वीक्षयः यथा अनुरूप नेत्रेषु योजयतु हाँ, सुबद्धसुख। हाँ, अब ये जो बस्ती बनाता है, इसके माहिष, गोवंश, सूकर, हरिण, अज, इनका बस्ती लेना है। अब ये कैसे हो? बस्ती लेना का मतलब यह है कि खट्टे के पास जाकर मृत प्राणी का वो निकाल के लाना है। तो वो कैसे हो? दृढ़ हो, गली हुई, खराब हुई है नहीं, शीर्ण हुई है नहीं, दृढ़ हो। उसके बाद दृढ़ तो है, लेकिन बहुत मोटी भी नहीं, तनु है। तनु का मतलब इतना नहीं है कि तुरंत फट जाए, लेकिन ज्यादा ये ना हो, मोटी ना हो तनु, क्योंकि वो आपको पुटक दबाना पड़ता है। और जितना जितना जाड़ा हो, दबाने में समय ज्यादा लगे, जोर ज्यादा लगता है। दृढ़स्तनु, नष्ट शिरो, इसके सभी स्रोतस निकाल दिए हैं, तंतु निकाल दिए उसके। कभी शिराएं है, कभी तंतु है, वो पूरे निकाल दिए हैं। और इस पर प्रक्रिया की है कि इसको गंध ना आए। तो गंध ना आए इसकी प्रक्रिया की जाती है। उसको ये सब निकाल कर साफ किया जाता है। और साफ होने के बाद हरित हिरडे के, हरित के क्वाथ में उसको डुबाया जाता है। और हरित क्वाथ में डुबाने के बाद उसमें हवा भरी जाती है, फूंकने से उसमें हवा भरी जाती है। हवा भर के उसको फुलाई जाती है, जैसे गुब्बारा फुगाते हो आप, वैसे उसको फुलाई जाती है। और उसको टांग के रखा जाता है ताकि वो जल्दी सूख जाए। तो इस प्रकार गंध न हो इसके लिए इसको पूरी तरह सुखाना है। और ऐसी हवा में रखना है कि वो गंध, उसको दुर्गंध ना आए। और उसका अम, आर्द्रता उसकी कम हो जाए। तो इस प्रकार बांध के रखना है। तो विगंध, कषाय रक्त, कषाय रक्त का मतलब है उसको हरिद, कषाय वर्ण का रंग आना चाहिए। यानी आप त्रिफला का क्वाथ डालोगे तो उसको कषाय रंग आ जाता है। हरतई क्वाथ में डालोगे तो कषाय रंग आ जाता है। और ये मृदु होनी चाहिए, कड़क हो गई है नहीं, मृदु, नित्य मृदु होनी चाहिए। और शुद्ध होनी चाहिए। इसमें कोई कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, चिटिया लगी हुई है, कुछ छेद पड़े हैं, कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको ऊपर टांग के रखा जाता है, छत पर। छत को कुछ सरिया लगाकर उसको टांग के रखा जाता है। और शुद्ध, इस प्रकार। अब ये इतने नाम पता है आपको? इनमें से किसको कौन सा लेना? तो नृणाम वयो वीक्ष, जिसको देना है उसकी आयु कितनी है। आयु छोटी है तो बस्ती का बकरे का लेंगे, मध्यम है तो सुअर का लेंगे, बड़ा है
उससे बड़ा है हरिण का लेंगे, उससे बड़ा है तो गाय का लेंगे। इस प्रकार नृणाम वयो वीक्ष वीक्ष देख कर। यहाँ ईक्ष धातु है और वी उपसर्ग है। वी ह्रस्व है और दूसरा ई दीर्घ है, तो दोनों मिलकर ये दीर्घ हो जाता है, तो वीक्ष और लेबंत बना है। तो यथानुरूपम, रोगी की आयु क्या है वो देखकर आप बस्ती बस्ती का चयन करो। और नेत्रेषु योज्यम सुबद्ध सूत्रः, और इस बस्ती को बस्ती नेत्र के जो दो कर्णिका है इसमें सूत्र से अच्छी तरह से बांधो। इस प्रकार बस्ती निर्माण, बस्ती यंत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको बताई है। आगे पढ़ो। बसते हैं अलाबे, हम्म। प्लवजोः गलो वा, हम्म। स्यात् अंकपादः सुगनः पटो वा। हाँ, अब यहाँ पर आपको एक पर्याय भी दिया है। तो क्या पर्याय है? प्लवजो गलोवा। प्लव नाम का पक्षी है, उसको प्लव कहते हैं। उसके बाद गद नाम का पक्षी है, और अंकपाद, अंकपाद यानी चर्म चटक नाम का पक्षी है। इनके चर्म लेना है, इनके चमड़े से ये बस्ती आप बना सकते हो। ये पर्याय है। और अंतिम पर्याय है सुघनो पटोवा, अच्छा वस्त्र। कैसे? कार्पास से बनाया हुआ, अथवा जिसको क्या कहते हैं, अन्य कोई वस्त्र बनाने की पद्धतियां हैं, उसके द्वारा बनाया हुआ अच्छा घन, जिसमें पानी आसानी से न निकले, ऐसे लेना चाहिए। तो ऐसा सुघनो पटोवा, इस प्रकार आप बस्ती पुटक का निर्माण कर सकते हो। इसके बाद के श्लोक हैं वो अगली बार लेंगे, आज यही रुकते हैं। कुछ प्रश्न है? पूछो। चलो बंद करो। जी गुरु जी, धन्यवाद।